14 जनवरी के लिए हमारे पास 2 एडिटोरियल हैं। पहला वाला जो एडिटोरियल है ये है मलयालम लैंग्वेज बिल को लेकर। केरला विधानसभा से मलयालम लैंग्वेज बिल पास हुआ है और उसको लेकर बात भी हो रही है और वाद विवाद भी हो रहे हैं। और दूसरा एडिटोरियल है जर्मनी के चांसलर की भारत विजिट को लेकर। दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे जो रिलेटेड करंट अफेयर्स निकलेंगे उनके बारे में भी, जैसे 8th शेड्यूल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और फिर मेंस के लिए क्वेश्चन देखेंगे और एमसीक्यू भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम एडिटोरियल पढ़ेंगे, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स देखेंगे, मेंस का सवाल देखेंगे और जो रिलेटेड करंट अफेयर है उसको भी डिटेल में देखेंगे। जैसे आज के लिए हमारे पास 8th शेड्यूल है और उसके बाद हम 5 प्री के लिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और फिर दूसरा एडिटोरियल भी इसी फॉर्मेट में देखने वाले हैं। तो हुआ क्या है कि केरला विधानसभा ने मलयालम भाषा विधेयक 2025 पारित कर दिया है और उसको लेकर कर्नाटका में या कर्नाटक की तरफ से जो वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वे विरोध कर रहे हैं। और जब भी हम देखते हैं कि किसी भाषा या किसी धर्म से रिलेटेड कोई भी बिल पास होता है या इस तरह का जब भी कोई मुद्दा आता है तो इस तरह के विरोध भी देखने को मिलते हैं। अब सवाल है कि विरोध क्यों हो रहा है? तो विरोध हो रहा है इस बात को लेकर कि केरला में, चूंकि केरला लैंग्वेज बिल है, सॉरी मलयालम लैंग्वेज बिल है और केरला में ऐसी कुछ एरियाज है, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर दूसरी भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं। जैसे एक जिला है कासरगोड, तो कासरगोड जिले में कन्नड़ा बोलने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये जो विरोध है वो भाषाई अल्पसंख्यक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को लेकर है। ये जो शब्द है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, जिले में, प्रदेश में, कहीं पर भी जब हम देखते हैं कि एक तो बहुसंख्यक समुदाय है, बहुसंख्यक समुदाय, अब बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर भी हो सकता है और देश के आधार पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात की जा रही है। तो एक वर्ग है जो बड़ी संख्या में एक भाषा बोलता है, यानी केरल की बात हो रही है तो केरल में बड़ी संख्या में मलयालम बोलते हैं, जबकि कुछ जिले हैं, कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर तमिल और कन्नड़ भाषी लोग भी रह रहे हैं। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को लेकर यहाँ पर चिंताएं जताई जा रही है। बात हो रही है कि जब भी किसी एक भाषा को आप कंपलसरी करते हैं, कहाँ पर कंपलसरी होती है भाषा? भाषा कंपलसरी होती है सबसे पहले तो हम देखते हैं स्कूलों में, प्रशासनिक कार्यों में, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है, जो भी ऑफिशियल काम होते हैं वो सारे किसी एक भाषा में होते हैं। हम जहाँ पर हिंदी भाषी प्रदेश है वहाँ पर हिंदी में काम हो रहा है, कहीं पर मराठी में, कहीं पर तेलुगु में, कहीं पर तमिल में। ऐसे ही जब भी एक भाषा ऑफिशियल कर दी जाती है तो सारा फोकस उस भाषा के ऊपर होता है और बाकी भाषाएं कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। और भाषा सिर्फ और सिर्फ बोलकर, भाषा सिर्फ और सिर्फ यूज करके ही जिंदा हो सकती है। जब आप बोलेंगे, जब आप लिखेंगे, जब आप मोबाइल, मतलब जो भी आईटी प्रोडक्ट्स हैं, यदि उनमें भी एक भाषा होगी और बाकी भाषाएं छूट जाएंगी तो वो भाषाएं पीछे छूटती चली जाती है। तो अपने आईटी प्रोडक्ट्स में भी भाषाओं का यूज़ किया जाना चाहिए, ऑफिशियल काम में भी यूज़ किया जाना चाहिए, पढ़ाई में किया जाना चाहिए, पढ़ने में किया जाना चाहिए, फिल्मों में किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि हमारी जो पार्लियामेंट है या फिर राज्यों की बात करें तो हमारी विधानसभाएं, वहाँ पर भी जो बिल पास होते हैं उन बिल की भी एक भाषा होती है। और जब किसी एक भाषा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है तो बाकी भाषाएं पीछे छूट सकती हैं। और जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में जब शुरुआत होती है किताबों से या हम कहें अल्फ़ाबेट से, तो वहाँ से भी हम देखते हैं कि एक भाषा आगे बढ़ रही होती है और दूसरी भाषा वहीं पर पीछे छूट रही होती है। तो इन सब बातों को लेकर जो वहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, सवाल उठा रही हैं। अब मलयालम भाषा का ये जो बिल आया है, उस बिल में मलयालम को वहाँ की आधिकारिक भाषा बनाया गया है। आधिकारिक भाषा जिसका प्रयोग होगा, मतलब लगभग हर काम में होगा, प्रशासनिक कार्यों में, विधायिकाओं में, मतलब वहाँ की विधायिका में, और स्कूलों में, किताबों में, पढ़ने लिखने में, और जो आप एप्लीकेशन देते हैं सरकारी ऑफिसेस में, वहाँ पर भी। तो सारी जगह मलयालम भाषा का उपयोग होगा और इसको लेकर बिल में प्रावधान है। आधिकारिक भाषा के रूप में मलयालम का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर बिल में है वो सारे प्रावधान, जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी यहाँ पर प्रोविजंस हैं, वो सारे भारत के संविधान के अंदर किए गए हैं। कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो भारत के संविधान का उल्लंघन करता है। लेकिन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के क्वेश्चन जो है, सवाल हैं, वे भी हम कहें कि जेन्युइन है। लेकिन दूसरी तरफ जो बिल पेश करने वाले लोग हैं, मतलब सरकार की तरफ से, केरला की सरकार की तरफ से कहा गया है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का पूरा ख्याल रखा गया है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि उन्हें क्या-क्या छूट मिल रही है,
छूट कहें या कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और जो माइनॉरिटी में भाषाएँ वहाँ पर बोली जाती है, उनके संरक्षण के भी कुछ प्रावधान हैं। तो ये सारी बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस विधेयक में प्रावधान है कि मलयालम का समग्र विकास करना है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना है, संवर्धन करना है और इसे प्रथम भाषा के रूप में स्थापित किया जाएगा स्कूलों में, न्यायपालिका में और सूचना प्रौद्योगिकी में। तो शिक्षा, न्यायपालिका, सूचना प्रौद्योगिकी, क्योंकि शिक्षा में हम समझ सकते हैं कि किताबें उस भाषा में हो सकती है, पढ़ना, पढ़ाना उस भाषा में हो सकता है, समझाना मलयालम में हो सकता है, परीक्षाएँ मलयालम में हो सकती है, उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग मलयालम में हो सकती है। न्यायपालिकाओं की बात करें तो न्यायपालिकाओं में जो फैसले होते हैं या न्यायपालिकाओं में जब आर्ग्यूमेंट होते हैं, वहाँ पर मलयालम का यूज़ किया जाएगा। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सॉफ्टवेयर में काम होगा या ऐप में, तो ऐसे जो आईटी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा मलयालम का यूज़ किया जाए, इस तरह का प्रयास किया जाएगा, इस तरह की कोशिशें की जाएगी और प्रोत्साहित किया जाएगा मलयालम भाषा को हर एक क्षेत्र में। अगर बात करें हम कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, तो फर्स्ट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जहाँ पर बच्चा अपने जन्म से अपने माता-पिता को जो वो बातें करते हुए सुनता है, जिन शब्दों का यूज़ करते हुए सुनता है, जो भाषा सुनता है, वही भाषा बच्चा अपने आप सीख जाता है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब बालक का जन्म होता है, उससे स्कूल जाने के बीच में हम कभी भी कहीं पर कोई भाषा नहीं सीखते हैं, हम अल्फ़ाबेट नहीं सीखते हैं, लेकिन हम एक भाषा ज़रूर सीख जाते हैं। वही वाली जो भाषा है, वह है फर्स्ट लैंग्वेज। और जो सेकंड लैंग्वेज है, जब हम अपनी मातृभाषा के अलावा जो हम सीखने की कोशिश करते हैं, वो वाली जो लैंग्वेज है वो है सेकंड लैंग्वेज और इसे हम स्कूल में सीख सकते हैं या कहीं बाहर भी सीख सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज को नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग भी कहा जाता है और इसे नॉन नेटिव या नॉन मदर टंग या नॉन नेटिव लैंग्वेज या नॉन नेटिव टंग भी कहा जाता है। यहाँ पर जब फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है तो बच्चे को कोई भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालना होता है कि उसे कोई भाषा सीखनी है, वो अपने आप सीखता है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो सुन-सुन कर, लोगों को आस-पास देख कर भाषा सीख जाता है। और जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, उसे ग्रामर सीखनी पड़ती है, वोकैब्युलरी सीखनी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती है या कुछ सुनना पड़ता है, तो यहाँ पर एफर्ट डाला जाता है सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए। और जो फर्स्ट लैंग्वेज है वहाँ पर कोई एफर्ट नहीं डाला जाता, एफर्टलेसली बच्चा अपने आप एक भाषा सीख जाता है, जो अपने आस-पास के लोगों को जिस भाषा में वो बात करते हुए सुनता है, वो भाषा उसे आने लगती है। अल्पसंख्यकों की चिंताएँ एक तरफ हैं, अल्पसंख्यक जो चिंता कर रहे हैं कि उनके ऊपर एक भाषा थोपी जा रही है। जब भी हम देखते हैं कि हम भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर चले जाते हैं, तो हर 20-30 किलोमीटर पे भाषा या बोली बदल जाती है और लोग आपस में मतलब बातें करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, संवाद करते हैं। आप बाज़ार चले जाएँ, आप तीर्थ स्थान पर चले जाएँ, आप चाहे पढ़ने के लिए चले जाएँ या पॉलिटिकल काम करने के लिए भी चले जाएँ या फिर कोई भी काम, नौकरी करने के लिए चले जाएँ, बिज़नेस धंधा करने के लिए चले जाएँ, आप दूसरी की लैंग्वेज कहीं पर जहाँ पर आप जा रहे होते हैं वहाँ की लैंग्वेज के कुछ शब्द, कुछ सेंटेंस अपने आप सीख जाते हैं। और भारत में हज़ारों सालों से इस तरह की परंपरा चल रही है कि जब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है किसी लैंग्वेज की तो अपने आप सीख जाता है। लेकिन जब आर्टिफ़िशियल रूप से मतलब कानूनन रूप से या दबाव देकर इस तरह से भाषाएँ थोपी जाती है तब समस्याएँ खड़ी होती हैं। हालाँकि केरल में जो मलयालम बिल आया है, मलयालम भाषा को बढ़ावा देना, मलयालम भाषा का सम्मान करना, संवर्धन करना अपनी जगह है। लेकिन भाषाई अल्पसंख्यकों के जो यहाँ पर आपत्तियाँ हैं, उन्हें भी सुना जाना चाहिए। हालाँकि बिल कहता है कि इन भाषाओं को जैसे तमिल और कन्नड़ भाषी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ रहती हैं, वे राज्य के कार्यालय यानी जहाँ पर भी सरकारी ऑफ़िसेज़ हैं, वहाँ पर जाकर अपनी भाषा में जो भाषा उन्हें आती है, उस भाषा में संवाद कर सकते हैं। उन भाषा में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और वहाँ से जो उत्तर आएगा, मतलब सरकारी ऑफ़िस की तरफ से, उसी भाषा में आएगा जिस भाषा में आप जवाब चाहते हैं। तो ये वाला प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है, जो कि इस बिल की बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ एजुकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। भाषा के मामले में क्या एजुकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है? तो जो बच्चे जिनकी मातृभाषा मलयालम नहीं है, जो बच्चे मातृभाषा मतलब मलयालम नहीं जानते हैं वे बच्चे अपने जो स्कूल है वहाँ पर जो अपना नेशनल एजुकेशन करिकुलम है, उसके हिसाब से कोई भाषा चुन सकते हैं और उस भाषा में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस भाषा में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के राइट्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान भी किया गया है कि कक्षा 9, 10 और जो हायर सेकेंडरी लेवल है मतलब कक्षा 12वीं, वहाँ पर मलयालम में यदि आप परीक्षा न देना चाहें तो न भी दें, तो ये भी प्रावधान किया गया है।
ये बिल पहले एक बार और पारित किया गया था, 2015 में पारित किया गया था, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं राज्यों में और केंद्र सरकार में काफ़ी ज़्यादा टकराव है और इस बिल को वहाँ के जो अ गवर्नर हैं, उन्होंने केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति को भेज दिया था और 10 साल तक ये बिल वहाँ पर अटका रहा। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया, तो उस डिसीज़न में यह कहा गया कि केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति जो है, लंबे समय तक किसी एक बिल को पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। उसके बाद बिल को वापस केरला भेजा गया और अब फिर से बिल पास हुआ है। केंद्र सरकार और बाकी सभी राज्य भी दावा करते हैं कि भाई साहब सभी भाषा बोलने वाले लोगों का और उनकी संस्कृति का और उनकी बोली भाषा और उनकी स्क्रिप्ट का सम्मान किया जाएगा और सभी को बराबरी की नज़र से देखा जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बातों में ही नहीं, एक्शंस में भी और फैसलों में भी, सरकारी निर्णयों में, सरकारी कानूनों में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। और जब तक भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की या रिलीजियस अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की जाती है, तब तक कोई भी आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं कि भारत में भाषाई विविधता एक वास्तविकता है। भारत में हम अगर आप कहीं भी चले जाएँ 20-30 किलोमीटर पर, तो बोली और भाषा बदल जाती है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि एक ही गाँव में रहने वाले अलग-अलग कम्युनिटी के लोग अलग-अलग तरह की बोलियाँ बोलते हैं। तो भाषा विविधता भारत की एक वास्तविकता है और भाषा के नाम पर लड़ाई को व्यर्थ में तूल नहीं दिया जाना चाहिए। हालाँकि कुछ लोग अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, कुछ मोबिलाइज़ेशन करने के लिए, लोगों से वोट पाने के लिए, लीडर बनने के लिए, लीडर नहीं, मैं कहूँगा पॉलिटिशियन बनने के लिए, इस तरह से भाषाओं का उपयोग करते हैं। तो भाषाई सीमाओं को तोड़ा जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रूढ़िवाद है, भाषावाद है, भाषाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन भाषावाद एक ही भाषा को पकड़कर दूसरी भाषाओं को दबाना, उन्हें कमज़ोर समझना या उनके ऊपर हिंसा करना, इस तरह के दबाव नहीं डाले जाने चाहिए। और जैसे भारत में प्रवास बढ़ रहा है, जैसे-जैसे प्रवास बढ़ रहा है, वैसे-वैसे भाषाई दीवारें जो है, लिंग्विस्टिक बैरियर्स जो हैं, वो काफ़ी कम हो गए हैं। और जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं काम करने के लिए या किसी भी दूसरे पर्पज़ से, वहाँ पर जाकर आप अपनी भाषा बोलते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, वो लोग आपसे कुछ सीखते हैं और इस तरह से आपस में सामंजस्य होता है और इस तरह से जो भाषाई बैरियर हैं, वो टूटते हैं। तो भारत को एक नेशन के रूप में यदि एकजुट रहना है, अपनी यूनिटी को बचाए रखना है, तो भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए। और जब भी नीतियाँ बनती हैं, सरकारी नीतियाँ बनती हैं, तो सरकारों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भाषाएँ हैं, इनका संवर्धन करना ज़रूरी है, ना कि इनके ऊपर विवाद करना ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति जिस भाषा में समझता है, उस भाषा में उसे सरकारी कार्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए, शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, न्यायालयों की तरफ से निर्णय उपलब्ध कराए जाने चाहिए। और जब इस तरह से सामंजस्य से काम होगा, तब जाकर भारत में एकता और ज़्यादा प्रगाढ़ होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। और राष्ट्र निर्माण में, हमारे देश को एक देश बनाए रखने में, हमारे देश को एक राष्ट्र बनाने में भाषाओं की लड़ाई बीच में नहीं आनी चाहिए। तो भाषाएँ अ, संवाद का माध्यम होनी चाहिए, न कि विवाद का। और भाषाई अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। बाकी यही सारी बातें थी। ये जो बिल है मलयालम लैंग्वेज बिल, इसकी शॉर्ट में कहानी ये है कि मलयालम भाषा विधेयक, मलयालम लैंग्वेज बिल 2025 पारित हो चुका है और इसमें मलयालम को प्रशासन की भाषा, सार्वजनिक जीवन में कार्यों की भाषा, स्कूलों में फर्स्ट लैंग्वेज की तरह यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है, उसको बढ़ावा देना है, उसका संवर्धन करना है। हालाँकि अपोज़िशन इस तरफ से आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, जिनमें तमिल और कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं, वहाँ पर उनके ऊपर ये भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। यदि वे चाहें दूसरी भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी भाषा में ऑफ़िशियल काम करवा सकते हैं, न्यायपालिकाओं में से भी अपने निर्णय ले सकते हैं। इस तरह के प्रावधान इसमें कुछ हैं और यदि कुछ और शिकायतें हैं, तो इन्हें दूर किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मलयालम हो जाएगी केरल की आधिकारिक भाषा। हालाँकि अभी भी केरल में मलयालम और इंग्लिश आधिकारिक भाषाएँ हैं, तो यहाँ पर और ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। सभी सरकारी कामों में मलयालम का उपयोग यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है और प्रशासन की भाषा और प्रशासनिक एकरूपता के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कोहेरेंस के लिए मलयालम पर ज़ोर दिया जा रहा है, ताकि पूरे राज्य में एक ही भाषा में काम हो सके और ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा अच्छे से काम हो सके। इस पर ज़ोर दिया जा रहा है, जो कि ठीक बात भी है, गलत नहीं है। भाषा सिर्फ थोपी नहीं जानी चाहिए। बाकी तो उस दायरे में रहकर लोगों के लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कुछ भी किया जा सकता है, मतलब अच्छा काम किया जा सकता है, उस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होती है। शिक्षा में, न्यायपालिकाओं में, शासन में और सूचना प्रौद्योगिकी में मलयालम के उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के अधिकारों का ध्यान रखा गया है और विधेयक में कहा गया है कि ये जो विधेयक है, भारत के संविधान के दायरे के भीतर बनाया गया है।
तमिल भाषी और कन्नड़ भाषी जो भी लोग हैं, कन्नड़ा भाषी जो भी लोग हैं, वे अपने जो सरकारी काम है अपनी भाषा में कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसी भाषा में आपको जवाब मिलेगा। बच्चे जो लैंग्वेज चाहें नेशनल करिकुलम के हिसाब से वहाँ पर मलयालम नहीं पढ़ना चाहें तो दूसरी लैंग्वेज का उनके पास ऑप्शन रहेगा। जो बच्चे अपनी 9वीं 10वीं और माध्यमिक हायर सेकेंडरी लेवल पर मलयालम में अगर परीक्षा न देना चाहे तो उनके लिए दूसरी भाषा में परीक्षा देने का, और यहाँ तक कि जो विदेशी छात्र हैं वे भी अगर केरला में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर दूसरी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। 2015 में बिल आया था लेकिन लगभग 10 साल तक बिल पेंडिंग रहा और उसके बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो वापस से बिल पारित हुआ है। सरकारी नीतियों में ध्यान रखा जाना चाहिए कि भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहे, और चूंकि भारत एक मल्टीलिंगुअल देश है और भारत की विविधता ही भारत की पहचान है, भारत की विविधता ही भारत की एकता का आधार है, तो सभी का ध्यान रखा जाना चाहिए, हर भाषा का सम्मान है और हर भाषा को सुरक्षित किया जाना, कानूनी रूप से भी सुरक्षित किया जाना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर या फिर तकनीकी का सहयोग करके भी यदि भाषा का संवर्धन, भाषा का संरक्षण किया जा सकता है तो उसका किया जाना चाहिए। आईटी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने में, बढ़ाने में, प्रचार प्रसार करने में और संरक्षण करने में। एक ही बात है, यहाँ पर एडिटोरियल कहता है कि भाषा संवाद का माध्यम होना चाहिए, न कि विवाद का। यहाँ से मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि राज्यों द्वारा भाषा प्रोत्साहन की नीतियों को भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक संरक्षण के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। तो यदि कोई राज्य किसी एक भाषा को संवर्धित करता है, उस भाषा को आधिकारिक भाषा बनाता है, उस भाषा का प्रोत्साहन करता है, तो उस भाषा के प्रोत्साहन के साथ-साथ, उस भाषा के संरक्षण के साथ-साथ जो वहाँ पर रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन्हें भी उनकी भाषा के संबंध में कुछ आश्वासन दिए जाने चाहिए। प्रशासनिक कार्य है, शिक्षण कार्य है, वे उनकी भाषा में उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि भारत में रहने वाली या किसी राज्य में रहने वाली या किसी जिले में रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, अपनी जगह पर जहाँ पर वे रहते हैं, अपने ही घर में खुद को अजनबी महसूस न कर पाएँ। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये ज़िम्मेदारी है बहुसंख्यक लोगों की कि माइनॉरिटीज़ को भारत में या किसी भी क्षेत्र में या अपने मोहल्ले तक में सुरक्षित महसूस करवाएँ, तब जाकर हम कह सकेंगे कि हम भारत के निवासी हैं या भारत एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका है। अब बात लैंग्वेज को हो रही है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भारत के संविधान में भाषा को लेकर कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। शेड्यूल यानी सूची, तो सूची दी गई है लैंग्वेज की, कहाँ पर दी गई है 8th शेड्यूल में कुछ भाषाएं लिखी हुई हैं। ये सारी भाषाएं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की आधिकारिक भाषाएं होंगी या हैं। इसका प्रावधान मतलब 8वीं अनुसूची का उल्लेख आता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में और अनुच्छेद 351 में। ये जो भाषाएं हैं इनकी लिस्ट हमारे पास है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमें देखना है कि अनुच्छेद 344 क्या कहता है। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि जब भी संविधान लागू होगा उसके 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगे। इस आयोग में कौन कौन होगा? इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा, बनाएंगे कौन? राष्ट्रपति बनाएंगे, और अध्यक्ष के साथ साथ कुछ सदस्य होंगे। कौन से सदस्य होंगे? जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं सूचीबद्ध है उन भाषाओं से जुड़े हुए लोग यहाँ पर होंगे सदस्य के रूप में। और ये लोग क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, यहाँ पर अंकों का स्वरूप क्या होना चाहिए, सारे काम किस भाषा में होने चाहिए। तो इस को लेकर, इन सभी बातों को लेकर राष्ट्रपति को यानी सीधे तौर पर सरकार को ये अपनी अनुशंसाएं प्रदान करेंगे। आर्टिकल 351 में हिंदी के प्रसार का प्रावधान किया गया है। सरकार प्रयास करेगी कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि एक भाषा भारत में हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कोहेरेंस के लिए बन सके और भारत के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा संवाद हो सके। हालांकि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा किस आधार पर यहाँ पर सम्मिलित की जाती है, इसका कोई भी कानूनी हमारे पास मानदंड निर्धारित नहीं है। तो जब भी समय-समय पर हमारी विधायिका यानी हमारी संसद कानून बनाकर संसद में लैंग्वेज इसे 8th शेड्यूल में किसी भी लैंग्वेज को शामिल कर सकती है। तो अभी तक जो जितनी भाषाएँ हैं, 22 भाषाएँ हैं, इन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इन भाषाओं को हम यहाँ पर इस मैप में समझ सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करें तो कश्मीरी, कश्मीरी के बाद डोगरी, पंजाबी, पंजाबी के बाद हिंदी, हिंदी के बाद सिंधी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़ा, मलयालम,
मलयालम का तमिल, तेलुगु, तेलुगु के बाद उड़िया, उड़िया के बाद ये संथाली, बंगाली या बांग्ला, बांग्ला, और मैथिली, नेपाली, बोडो, असमियाई और मणिपुरी। इनके अलावा संस्कृत और उर्दू। इन भाषाओं को एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो यहाँ पर है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ये भाषा है भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाएं। जब संविधान लागू हुआ था उस समय सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, उसके बाद बाकी लैंग्वेजेस को जोड़ा गया है। तो सिंधी को सबसे पहले जोड़ा 15वीं लैंग्वेज, और 21वां संविधान संशोधन था 1967 में इसको जोड़ा गया था। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तीन भाषाओं को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीन भाषाओं को जोड़ा गया था 1992 में। 71वां संविधान संशोधन था। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को जोड़ा गया था कब? 2003 में। मतलब कानून 2003 में आया था, संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और लागू हुआ था 2004 से। 92वां संविधान संशोधन 2003, लागू हुआ 2004। 4 में लागू हुआ, तो ये 4 लैंग्वेजेस, इस तरह से हम याद रख सकते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को। आधिकारिक भाषाओं के अलावा कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं, और क्लासिकल लैंग्वेज जो है ये वाली कैटेगरी या ये वाला क्लासिफिकेशन अलग है, और ऑफिशियल लैंग्वेज वाला क्लासिफिकेशन अलग है। तो इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, और इसके संबंध में जितनी भी गाइडलाइंस है या जितने भी काम हैं वो करता है संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो 2004 में सबसे पहले किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, वो थी तमिल। सबसे पहले तमिल 2004 में। उसके बाद 2005 में संस्कृत, उसके बाद कन्नड़ा, और 2008 में कन्नड़ा और तेलुगु दोनों को दिया गया था। उसके बाद मलयालम 2013 में, और उड़िया। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ये भाषाएं हैं क्लासिकल लैंग्वेज। और इनके लिए कुछ गाइडलाइन है, जैसे कि इन भाषाओं में जितने भी ग्रंथ है, सबसे पुराने प्राचीन ग्रंथ या अभिलेख वो लगभग 1500 से 2000 साल पुराने होने चाहिए। और दूसरी बात कि ये जो प्राचीन ग्रंथ है या प्राचीन भाषा है वो अभी तक विरासत के रूप में चली आ रही हो, एक समुदाय हो बोलने वाले का। और इस गाइडलाइन में ये बात भी शामिल है कि जो प्राचीन परंपरा से जो चला आ रहा साहित्य है या प्राचीन साहित्य है, उस साहित्य का मौलिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उधार ली गई या ट्रांसलेशन नहीं होने चाहिए, प्राचीन ग्रंथ होने चाहिए। प्राचीन ग्रंथ जो आज बोली जाती है भाषा, उससे थोड़ा सा अलग या उससे थोड़ा सा प्राचीन या प्राचीन स्वरूप होना चाहिए, और बोरो किया हुआ ना हो। जिस भाषा को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है उसके लिए कुछ प्रावधान है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। सबसे पहले तो उसके जो प्राचीन ग्रंथ है 2000 से 1500 साल पुराने होने चाहिए, उनका स्वरूप भी आज की भाषा से अलग होना चाहिए। इसके अलावा जो ग्रंथ हैं, जो साहित्यिक कार्य हैं, मौलिक होने चाहिए, कहीं से उधार या ट्रांसलेशन के नहीं होने चाहिए, और ऐसी भाषा होनी चाहिए जो परंपरा से, विरासत से आज तक चली आ रही हो। तो ये सारे प्रावधान हैं। यदि इस तरह की विशेषताएं किसी लैंग्वेज में है तो उन्हें, उस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सकता है। यहाँ से एमसीक्यू में पहला सवाल हो सकता है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8वीं अनुसूची के बारे में स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इसमें भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की सूची है 8वीं अनुसूची में, और इससे रिलेटेड जो हमारे संविधान में आर्टिकल है वो है 344(1) और 351। दूसरा स्टेटमेंट है कि 8वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 17 में दिए गए हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान की 8वीं अनुसूची से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है ये 2 प्रावधान या 2 अनुच्छेद, हमने देखा भी था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। तीसरा सवाल कथन और कारण वाला है। कथन है कि 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने के लिए कोई निश्चित संवैधानिक मानदंड निर्धारित नहीं है।
ये बात बिल्कुल सही है कि 8वीं अनुसूची में यदि किसी भाषा को शामिल किया जाना है तो उसके लिए कोई शर्तें लिखी हुई नहीं है, कहीं पर कोई निर्धारित मानदंड नहीं है। कारण 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने का कार्य केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया जाता है। ये बात भी सही है, हमने देखा था कि संवैधानिक संशोधन करके 21वां संविधान संशोधन करके 71वां और 92nd संविधान संशोधन करके 3 बार भाषाओं को जोड़ा गया है, 14 से 22 हो गई हैं और दोनों बातें सही हैं, हालांकि एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन बी। मतलब कथन ए भी सही है और कारण भी सही है, परंतु जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो व्याख्या नहीं कर रहे लेकिन दोनों बातें सही है। चौथा सवाल है कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, प्रारंभ में संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, नहीं। 2003 में संविधान संशोधन हुआ था 92nd और 2004 में लागू हुआ था। 2004 में लागू हुआ, 4 भाषाएं हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। 2 स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। इस एडिटोरियल का 5वां और आखिरी सवाल, भारत में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें निर्धारित की गई हैं? तो शास्त्रीय भाषा को लेकर कौन सी शर्तें हैं? पहला स्टेटमेंट है कि भाषा की प्राचीनता 1500 से 2000 वर्ष की हो, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक हो, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, भाषा की 9वीं अनुसूची में होना अनिवार्य हो, 9वीं या 8वीं कोई सूची इसमें होना अनिवार्य नहीं है। चौथा, भाषा का साहित्य आधुनिक रूप से भिन्न हो, यानी कि उसमें प्राचीनता दिखनी चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा और चौथा। दूसरा वाला एडिटोरियल है जो जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और भारत की यात्रा को लेकर यहाँ पर काफी उत्साहजनक माहौल है। दोनों देशों के बीच में संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं और इनकी यात्रा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चांसलर बनने के बाद एशिया की यात्रा पर पहली बार आए हैं और पहली बार भारत की यात्रा पर भी आए हैं, तो और एशिया की यात्रा में पहली बार उन्होंने भारत को चुना है, इसके लिए ये यात्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों देशों में संबंधों को लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत के यूरोपियन यूनियन से संबंधों को लेकर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे यूरोप के संबंधों को लेकर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कुछ ऐसी है कि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ जितना भी व्यापार होता है उसमें से 25% का जो व्यापार है वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के साथ ही होता है, तो इसलिए भी जरूरी है। और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में आने वाले समय में एक शिखर सम्मेलन भी होना है, तो इसके लिए भी ये वाली यात्रा जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से यूरोप से ही अभी इमैनुअल मैक्रोन भी भारत आने वाले हैं और वे भारत में एआई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और अहमदाबाद में दोनों देशों के जो अधिकारी हैं, मतलब सबसे बड़े अधिकारी हैं, भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ के चांसलर, इनकी द्विपक्षीय बैठक हुई, वार्ताएं हुई और कई मुद्दों पर बात हुई, कई क्षेत्रों में सहयोग हुआ है। लगभग 19 एग्रीमेंट हुए हैं और 7 या 8 अनाउंसमेंट हुए हैं। तो हर क्षेत्र में, लगभग हर क्षेत्र में, चाहे हम बात करें शिक्षा की, चाहे हम रक्षा क्षेत्र की बात करें या फिर हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, चाहे मोबिलिटी की बात करें, वीज़ा को लेकर या फिर ट्रांजिट को लेकर, सारी चीज़ों पर, वीज़ा फ्री ट्रांजिट को लेकर सारी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हुई है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिश्ते भारत और जर्मनी के बीच में यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, मतलब रिश्ते हमेशा से अच्छे थे और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हुए हैं। अब इसके लिए यहाँ पर इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है यूरोप और भारत के बीच में करीब आने की, उसमें भारत के हित भी जुड़े हुए हैं और यूरोप के हित भी जुड़े हुए हैं। भारत यूएसए के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, भारत और चीन के बीच में संबंध हमेशा से अच्छे नहीं थे। भारत और यूरोप के बीच में ये जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं भारत और यूएस के रिलेशंस भी हैं और यूरोप और यूएस के रिलेशंस भी हैं। हम देख रहे हैं कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है यूएसए ने भारत के ऊपर ही नहीं बल्कि एशिया के दूसरे देशों के ऊपर भी टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत के ऊपर भी टैरिफ लगा है और दूसरी तरफ यूएस नेटो कंट्रीज के ऊपर ही हमला करने की बात कर रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं ग्रीनलैंड के ऊपर बातचीत चल रही है, इस तरह की ग्रीनलैंड के ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है, वहां पर सेना उतारने की बात की जा रही है। तो
यूरोप के संबंध भी बिगड़ रहे हैं यूएसए के साथ, और भारत के संबंध भी फिलहाल बिगड़े हुए हैं। भारत के ऊपर जब टैरिफ लगा है तो भारत यूरोप के साथ व्यापार करके उस नुकसान की, उस व्यापार की भरपाई करना चाहता है, और इसके लिए दोनों देश, भारत हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो दूसरे जितने भी देश हैं, आपस में समझौते कर रहे हैं, व्यापार समझौते चल रहे हैं। व्यापार समझौतों को लेकर यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में भी बातचीत चल रही है, और ये जो लंबी बातचीत चल रही है अभी तक वो फाइनल नहीं हुई है, और उसे अंतिम रूप देना भी बाकी है। तो यहाँ पर ये जो जर्मनी के चांसलर भारत की यात्रा पर आए हैं, क्योंकि जब भी व्यापार संबंध बढ़ेंगे भारत और यूरोप के बीच में, तो यहाँ 25% जो हिस्सा है व्यापार का वो जर्मनी के पास ही है भारत से, तो उसमें जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। अब हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक अस्थिरता है, देशों के बीच में संबंध बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। भारत के ऊपर यूएस ने, मेक्सिको ने, कनाडा ने टैरिफ लगाए हैं। यूएस ने चीन के ऊपर, जापान के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर भी टैरिफ लगाए हैं। यूएस ने वेनेजुएला पर हमला किया है। ईरान के ऊपर भी अभी इस तरह की बात चल रही है, ईरान में भी अस्थिरता है। इसराइल में पहले से ही युद्ध चल रहा है या बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। यूक्रेन और रशिया में भी लड़ाई चल रही है। तो वैश्विक स्तर पर अस्थिरता है, शांति का माहौल नहीं है, व्यापारिक बाधाएं खड़ी हुई हैं, सैन्य कार्रवाइयां भी हो रही है, और उस बीच इस तरह की जो मुलाकात है एक पॉजिटिव संकेत है। दोनों देशों के बीच में व्यापार परिषद में बैठक भी हुई, आपसी निवेश बढ़ाने को बातचीत हुई। दोनों देशों में व्यापार, अभी दोनों देशों में जो बायलैटरल ट्रेड है वो है लगभग $50 बिलियन का, और $50 बिलियन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है यूरोप में, सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो व्यापार होता है उसमें जर्मनी की है, और दोनों देशों के बीच में $50 बिलियन का व्यापार है। और इस रिलेशन को और आगे बढ़ाने के लिए कई जॉइंट डिक्लेरेशंस ऑफ इंटरेस्ट पर भी घोषणाएं हुई हैं, कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी बातचीत हुई है, घोषणाएं हुई हैं, और हम देखने वाले हैं आगे क्या क्या बात हो रही है। रक्षा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मोबिलिटी को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, सारी चीज़ें यहाँ पर दोनों देशों ने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात की है, और काफ़ी अच्छे से दोनों देशों में बातचीत रही है। तो कुछ रक्षा समझौते हुए हैं जिनमें भारत की जो कंपनी है मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और जर्मनी की एक कंपनी है, उन दोनों के बीच में पनडुब्बी बनाने पर, 6 पनडुब्बियों को बनाने पर, 6 सबमरीन बनाने को लेकर बातचीत हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है। यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों देशों में मतभेद हैं, क्योंकि यूक्रेन की तरफ खड़ा है जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज, और भारत ने, हम समझे कि भारत ईरान के साथ चुपचाप खड़ा हुआ है, और दोनों देशों में इस बात को लेकर मतभेद है। जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने कुछ इस तरह का बयान भी दिया है जिनमें उन्होंने कहा है कि भारत जर्मनी के साथ रक्षा मामलों में घनिष्ठता बढ़ाकर और ज्यादा व्यापार करके रूसी सैन्य उपकरणों के ऊपर से निर्भरता को कम कर सकता है। तो इस तरह के दबाव बयानों में, इस तरह के दबाव बैठकों में बनाए जाते हैं। हालांकि भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, भारत अपने फैसले खुद लेगा, भारत खुद निर्धारित करेगा कि हमें किसके साथ व्यापार करने हैं, किससे क्या खरीदना है और किससे क्या बेचना है। हालांकि कुछ छोटे मोटे मतभेदों को छोड़कर दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार होता है, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है मतलब मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच में मलक्का स्ट्रेट, तो यहाँ पर ये जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि इस क्षेत्र में किसी दूसरे देश का, खास तौर पर चीन का दबाव बढ़ता है, चीन का दखल बढ़ता है, तो इस रास्ते को एक चोक पॉइंट की तरह यूज़ किया जा सकता है, और कोई भी देश जो दुनिया भर में शांति चाहता है, व्यापार करना चाहता है, अमन चाहता है, वो यहाँ पर चीन का दखल नहीं होने देना चाहता, क्योंकि किसी भी टेंशन की स्थिति में, चाहे भारत या चीन के बीच में कुछ तनाव हो या फिर चाइना और यूएस के बीच में कुछ तनाव हो, तो ये जो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है इसका यूज़ किया जा सकता है। चाइना इसका मिसयूज कर सकता है, इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाकर, इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाकर यहाँ पर दूसरे देशों की आवाजाही को रोक सकता है। हालांकि चीन और जर्मनी के बीच में भी बड़े पैमाने पर ट्रेड होता है, और दोनों देशों में लगभग $287 बिलियन का ट्रेड है। भारत और जर्मनी के बीच में है $50 बिलियन का, और जर्मनी और चीन के बीच में है $287 बिलियन का ट्रेड। तो एक बड़े साझेदार चीन भी बना हुआ है, तो इसको लेकर भी चिंता है। हालांकि भारत भी चीन के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहा है, क्योंकि चीन का दुनिया भर की व्यापार श्रृंखलाओं में, दुनिया भर की आवाजाही में
आपूर्ति श्रृंखलाओं में काफ़ी ज़्यादा दखल है, क्योंकि चाइना जो है एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। दुनिया भर की कंपनियाँ यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए हुए हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ से दुनिया भर के बाज़ारों में सामान, चाहे वो कंपनी यूएस की हो, यूरोप की हो, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया भर के बाज़ारों तक पहुँचाती है और बेचती है। और दूसरी तरफ जर्मनी है, जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करती है। और दूसरी तरफ चाइना में भी मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना में भी बड़े पैमाने पर कंपनियाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन भी है दोनों देशों के बीच में। और जर्मनी भारत को एक बाज़ार की तरह देख रहा है कि जर्मनी चाहता है कि वहाँ से जो चीज़ें बने, भारतीय बाज़ारों में बिके। और भारत की इतनी बड़ी आबादी और भारत का इतना बड़ा बाज़ार, भारत की एक ताकत है वैश्विक रिलेशंस को निर्धारित करने में, दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार करने में भारत का बाज़ार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दुनिया भर को भारत का बाज़ार चाहिए। हालाँकि भारत सरकार भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दे रही है। हालाँकि जर्मनी का भी भारत के बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। चांसलर बनने के बाद जो मर्ज हैं, मतलब फ्रेडरिक मर्ज पहली बार एशिया की यात्रा पर आए थे और उन्होंने भारत को अपनी पहली यात्रा के लिए जो देश चुना है, तो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और जर्मनी के चांसलर भी या जर्मनी भी भारत को कितना महत्व देता है, इस बात का भी यहाँ से ये संकेत देते हैं। जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा के दौरान एक रिहा शाह का 5 वर्षीय बच्ची है। इस बच्ची का मामला भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। हुआ क्या है कि 2021 की बात है। ये बच्ची छोटी-सी थी, 7-8 महीने की थी और इस बच्ची को चोट लगी थी और फिर इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टर्स ने, वहाँ की जो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है या कुछ संस्थाएँ इस तरह की है, वहाँ की जो व्यवस्था है जर्मनी की, उसे फ़ोन किया और बच्ची के माता-पिता के ऊपर हिंसा का आरोप लगाया गया और यौन शोषण का आरोप लगाया गया। हालाँकि माँ-बाप और किसी भी यौन शोषण की बात सामने नहीं आई। माँ-बाप बेगुनाह छूटे, लेकिन अभी तक बच्ची फोस्टर हाउस में है और वहाँ से बच्ची को छोड़ा नहीं जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर चांसलर से बात की इस बारे में, क्योंकि बच्ची को अपने सांस्कृतिक जुड़ाव ज़रूरी है, बच्ची को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी जो जड़ें हैं, उससे जोड़ा जाना ज़रूरी है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसे भारतीय माहौल मिलना चाहिए, भारतीय लोगों से उसे मुलाकात होनी चाहिए। तो इस तरह की बात हो रही है, इस तरह की बात की है प्रधानमंत्री ने, उनसे निवेदन किया है और जब भी इस बारे में आगे अपडेट आएगी, हम बात करेंगे। क्योंकि मानवीय आधार पर बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। वहाँ की जो सख्त व्यवस्थाएँ, कभी-कभी बच्चे उसके शिकार हो जाते हैं। हालाँकि माँ-बाप निर्दोष छूट चुके हैं, फिर भी बच्ची को उन्हें वापस नहीं सौंपा जा रहा है और इसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने भी व्यक्तिगत तौर पर बात की है। जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनमें डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर, ट्रेड इकोनॉमी को लेकर, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर बातचीत हुई है। क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ मतलब सेमीकंडक्टर्स को लेकर भी बात हुई है और क्रिटिकल मिनरल को लेकर भी यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं दोनों देशों के बीच में। टेलीकम्युनिकेशंस को लेकर बात हुई है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर जो भारत की गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी है और वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, उसके बीच में सहयोग को लेकर एक समझौता हुआ है। क्योंकि भारत की यात्रा में दोनों देशों के बहुत सारे सीईओज भी थे और शिक्षा जगत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी थे, तो यहाँ पर सभी क्षेत्रों में सहयोग हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी, ग्रीन हाइड्रोजन और साइंस रिसर्च के क्षेत्र में भी यहाँ पर दोनों देशों में एग्रीमेंट हुए हैं। तो साइंस, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, कल्चरल, सारे सेक्टर में एग्रीमेंट्स हुए हैं। और एक खास ज़रूरी बात है, एक अनाउंसमेंट हुआ है वीज़ा फ्री ट्रांजिट भारत के पासपोर्ट के ऊपर। आप यदि जर्मनी से होकर कहीं जाते हैं तो आपको वीज़ा फ्री ट्रांजिट का यहाँ पर अनाउंसमेंट इस समझौते में, इस यात्रा में हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर एक शब्द इम्पोर्टेंट है, 1.5 फॉरेन पॉलिसी। अब ये जो डिप्लोमेसी है, इस तरह की डिप्लोमेसी में क्या होता है कि दोनों देशों के जो आधिकारिक लोग हैं, सरकार और अधिकारी, ये तो बात करते ही हैं, लेकिन साथ में जो सरकार से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर कल्चरल या फिर एजुकेशनल या फिर दूसरे एक्सपर्ट और दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ से जुड़े लोग भी आपस में संवाद और सहयोग करते हैं। तो सरकारों के बीच में भी सहयोग बढ़ता है और दोनों देशों के लोगों के बीच में भी सहयोग बढ़ता है। तो इस तरह से भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इंडो पैसिफिक को लेकर भी बात हुई है, जैसे कि हमने बात की। बाकी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। यहाँ से आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।